हाय दिस नाइद खान वंस अगेन स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि टेबल कंप्लीट करने के बाद में आई विल बी कमिंग विद द डायग्राम। सो हियर आई एम, ये रहा डायग्राम। ठीक है, ये देखो ये पीडीएफ ही है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। नाउ अब ये लेक्चर में हम डायग्राम कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसकी एक ही वीडियो बनेगी, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगी, डोंट वरी। और ज़्यादा टाइम नहीं जाए, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसे फ़ोन में रिकॉर्ड करूँगी, फिर मैं करूँगी, तो इट्स बेटर कि मैं ऐसे रिकॉर्ड करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो दिस इज़ माय सेकंड फ़ोन। ठीक है, तो ये फ़ोन में है, तो जो इसमें है वो करना है, फिर जो मुझे एक्सप्लेन करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने पहले से लिख के रखा। मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में ही कि जो 5th वाला है उसके लिए मुझे थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत होगी, तो इस वजह से मैंने ये किया है। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा डायग्राम, सबसे पहला वाला डायग्राम है ये। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको पहले ही बोला था। डायग्राम तो हम लोग बना चुके हैं, बस इसको देख के हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो चलो ठीक है, क्या बोला है देखो, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने आंसर लिख दिया है फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दोनों इक्वल थे इनिशियली, फिर जब ये बढ़ रही है तो यहाँ पे देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है स्टूडेंट, देखो हियर इट इज रिटन, और ये जो है हमारा ये टोटल यूटिलिटी कर्व है स्टूडेंट। तो आपने देखा होगा कि इनिशियली टोटल यूटिलिटी जो थी वो इक्वल थी, फिर आप देखते हो कि जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, दिख रहा है आपको, ये रहा हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। देखो ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है। लाइकवाइज फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पे मौका मिलता है स्टूडेंट वहां पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि क्योंकि कुछ तो आपको एग्जाम में याद रहेगा और आप कुछ लिख पाओगे। तो एट पॉइंट ये हो जाता है हमें, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा मेरा नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं, फ्लाइट मोड पे कर दूं, वरना कुछ ना कुछ आता रहेगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पॉइंट है, फिर मैक्सिमम पॉइंट ये रहा जिसको हम पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं, हमने पहले भी बनाया। क्यों पॉइंट ऑफ सटाइटी? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारी जो यूटिलिटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई है टोटल यूटिलिटी, और जो मार्जिनल यूटिलिटी दिख रहा है आपको 6th यूनिट पे है ना, ये देखो हाईएस्ट पे है, और 6th यूनिट पे जो है वो हमारा ये 0 पे है टोटल यूटिलिटी। और इसके बाद में यू कैन सी जैसे ही ये क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी क्या हो रही है, नेगेटिव में जा रही है। दिस शेडेड पोर्शन विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एक्स पे शो किया है यूनिट ऑफ कमोडिटी, वाई पे हमें सेम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई हमने कर लिया। अब हम आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोला स्टूडेंट, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी, देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है, तो इसीलिए मैंने जो आंसर लिखा है वो लिखा है फॉल्स। ओके, नेक्स्ट हमें बोला है नेम द यूनिट वेयर कंज्यूमर विल डिराइव डिस यूटिलिटी, मतलब डिससेटिस्फैक्शन। ये रहा, अभी मैंने बताया कि जो 7th यूनिट रहेगा स्टूडेंट, 7th यूनिट यहाँ पे ही कंज्यूमर को डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि देखो -4 में आ रहा है। ओके, तो 7th यूनिट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, अभी मैंने बताया, ये रहा टोटल यूटिलिटी स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये क्या है, 0 है, दिख रहा है आपको, ये मैक्सिमम है, और ये रहा हमारा 0, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 0। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, नेम द यूनिट वेयर कंज्यूमर विल डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, किस यूनिट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक मिनट, ये मैंने पेन से कर दिया। ओके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस यूनिट पे मिलेगा, मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन स्टूडेंट ये दिख रहा है आपको 6th यूनिट, यहाँ पे ही जो हमारी यूटिलिटी है वो मैक्सिमम है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो स्टूडेंट हमारा 6th यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये सब देखकर डरो नहीं आप लोग, मैंने ये सब आंसर्स लिखे, मैं बताती हूँ ये सब क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, वो हम डिलीट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एक डायग्राम कंप्लीट कर लिया। ये एक्चुअली यहाँ पे जगह नहीं था, देखो नेम द अबाउट डायग्राम एंड एक्सप्लेन करना था हमें, तो ये मैंने उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है, तो वो पहले एक्सप्लेन करती हूँ मैं। चलो, तो ये पहले हमारा ये डायग्राम है, पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो हमारा है, एक मिनट में पेंसिल ले लेती हूँ वरना पेन लग जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सी स्टूडेंट, जो आपका एक्स है, मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्स पे क्वांटिटी डिमांड शो किया है विच इज इन केजी, और वाई पे जो है स्टूडेंट वो प्राइस शो किया होगा विच इज इन रुपीज। ठीक है, और ये आपको जो दिख रहा है पी एंड क्यू, दिस इज योर ओरिजिनल प्राइस स्टूडेंट। अब जो भी करना है, जो कुछ भी करना है, हमें यहीं से कंपेयर करना है। तो अगर आप देखोगे, और जो आपका डी जो है वो आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है, यहाँ पे D1 जो दिख रहा है ये नया डिमांड कर्व मिला है, और यहाँ पे एक हमें नई क्वांटिटी मिली है
Q1। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर देखोगे D2 तो ये हमें नया डिमांड कर्व मिला है, दैट इज D2। और यहाँ पे देखो हमें एक नई क्वांटिटी भी मिली है Q2। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब Q1 है और D1 है तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांड है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड द राइट, इंक्रीज हो गया, करेक्ट ना। देखो Q से Q1 हो गया, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, और जब ये Q2 आ गया तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली मैंने क्वेश्चन का आपको आंसर भी दे दिया, बट ठीक है अब हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोला, डिमांड कब D1 इंडिकेट, अभी मैंने बताया D1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। स्टूडेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। क्यों, क्योंकि जो हमारी डिमांड थी स्टूडेंट वो Q से कितनी हो गई है, Q1 हो गई है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है स्टूडेंट, डिमांड कब D2 इंडिकेट्स, तो डिमांड कब D2 क्या इंडिकेट करेगा, देखो ये कम हो गया, ओरिजिनल है। हमेशा आप ये वाले से कंपेयर करोगे P और Q को, तो ये लेफ्ट के टुवर्ड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारा डिमांड कब, देखो जब प्राइस कितना था तो हमारी डिमांड कितनी थी OQ, लेकिन अब देखो OQ2 कम हो गई, OQ इतना बड़ा है और OQ2 इतना है, तो ये हमारा कम हो गया है, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो होगा डिक्रीज इन डिमांड। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेम द अबव डायग्राम, एक्सप्लेन करना है हमें, इसी डायग्राम को नेम करना है। तो मैंने ये इतना बड़ा लिखा है, आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है स्टूडेंट, चेंजेस इन डिमांड। ये जो डायग्राम है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चेंजेस इन डिमांड। ठीक है, इतना नहीं, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए देखो क्या बोला है, अबव डायग्राम, ये वाला डायग्राम रिप्रेजेंट चेंजेस इन डिमांड when the quantity demand of a commodity increases or decreases without a change in the price। here you can see student कि प्राइस जो हमारा हमेशा कांस्टेंट है, उतना का उतना ही है, खाली जो डिमांड है वो क्वांटिटी जो है हमारी, देखो ये जो क्वांटिटी है Q1 और Q2 यही कम ज्यादा हो रही है, प्राइस एज इट इज है। सो स्टूडेंट व्हेनेवर आवर डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है, हमारी डिमांड कम होती है और ज्यादा होती है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, प्राइस को छोड़ के, अदर देन प्राइस, सो इज कॉल्ड इंक्रीज or that is changes in demand। okay, is called as changes in demand, it takes place due to changes in other determinants of demand। determinants of demand में आपने देखा होगा स्टूडेंट, डिटरमिनेंट मीन्स कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो डिमांड होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं होती है। ये तो हमें समझाने के लिए, टू मेक अस अंडरस्टैंड, ये प्राइस लिया गया है। अदरवाइज अगर आप खुद जानते हो कि हमारी जो डिमांड होती है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, हमारे लाइक्स है, डिसलाइक्स है, हैबिट है, प्रेफरेंसेज है, बहुत सारे हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सो फिलहाल आप लोग इतना याद रखो, व्हेनेवर our demand changes because of other factors, not because of price, price remains constant। यहाँ पे देखो प्राइस कांस्टेंट है तो it is called changes in demand। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। तो आप सिर्फ चेंजेस इन डिमांड लिखो, अगर एक्सपांड करना है तो आप और कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब हम पहला केस लेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। देखो इन द फर्स्ट केस क्या बोला, देखो द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम OQ, ये दिख रहा है आपको, OQ से ये हमारा ओरिजिनल था OQ1, ठीक है, OQ1 ड्यू टू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, दैट इज। और ये जो डिमांड कर्व है देखो D था, अब वो क्या हो गया D1। और जो हमारा प्राइस है स्टूडेंट वो स्टिल कांस्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकेंड केस देखेंगे तो क्या बोला, देखो इन द सेकेंड केस ये हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन डिमांड। हियर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, दिख रहा है आपको, Q से Q2 हो गया है, कम हो गया, क्योंकि देखो OQ बड़ा पोर्शन है और OQ2 छोटा पोर्शन है। ठीक है, देखो फ्रॉम OQ से लेकर कितना हो गया OQ2 ड्यू टू शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, इसलिए जो डिमांड कर्व हो गया वो शिफ्ट हो गया, D से D2 को हो गया। और ये क्या हो गया, राइट से लेफ्ट को हो गया स्टूडेंट, क्योंकि ये ओरिजिनल, देखो इसी से कंपेयर करना, मेन से, ये आपका मेन है। इंक्रीज में ये टूवर्ड राइट शिफ्ट होगा स्टूडेंट, ठीक है, टूवर्ड द राइट शिफ्ट होगा। और डिक्रीज में ये ओरिजिनल डिमांड कर्व के DD क्या है हमारा ओरिजिनल डिमांड, टूवर्ड द लेफ्ट शिफ्ट होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये राइट से देखो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, दैट इज DD से लेकर D2। इवन इन दिस केस प्राइस देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी जो प्राइस था एज इट इज, जितना हमारा प्राइस था वो उतना ही है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। ये हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये वाला, दैट वाज चेंजेस इन डिमांड। लेकिन अगर इसी में सेम, अगर ये डायग्राम में हमें कहने बोलता तो हम इसको लिखते वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड।
थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी स्टूडेंट आप लोगों को। दो कंसेप्ट है स्टूडेंट जहाँ पे आप लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ध्यान दो। डिमांड में दो टाइप है, एक होता है हमारा चेंजेस इन डिमांड स्टूडेंट, चेंजेस इन डिमांड, ओके, और दूसरा होता है स्टूडेंट हमारा वेरिएशन इन डिमांड। अब ये दोनों क्या है, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछता है आपका। चेंजेस इन डिमांड स्टूडेंट मीन्स whenever your demand changes, whenever your demand changes because of, अभी जो हम लोग ने पहला वाला किया, because of other factors, ठीक है, other factors की वजह से रहेगा, other than price, और your price, या हम ऐसे लिख सकते हैं price remains constant, ठीक है। मेरी डिमांड चेंज हो रही है, चेंज बोलूंगी मैं तो वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। सो माई डिमांड इज चेंजिंग और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस। तो इट विल बी चेंजेस इन डिमांड। तो मैंने इसका ना एप को शॉर्ट कोड बनाया स्टूडेंट। चेंजेस इन डिमांड में होता है हमारा चेंजेस इन डिमांड, ठीक है, चेंजेस इन डिमांड मीन्स चेंज इन डिमांड। तो ये चेंज बेटा इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। ये डेल्टा रिप्रेजेंट चेंजेस ड्यू टू, ठीक है, चेंजेस इन, डेल्टा रिप्रेजेंट चेंजेस स्टूडेंट। ये एक शॉर्ट कोड बता रही हूँ जिससे आप, मैंने जो भी लिखा आप लिख पाओगे। चेंजेस इन अदर फैक्टर स्टूडेंट, ठीक है। अदर फैक्टर अभी मैंने बताया वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, वो कुछ भी हो सकता है। एंड और आपका जो प्राइस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो दिस वन इज माय शॉर्ट कोड स्टूडेंट टू रिमेंबर चेंजेस इन डिमांड। सो व्हेनेवर आवर डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। सो अगेन स्टूडेंट चेंजेस इन डिमांड में भी हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड, अब भी हमने उसमें किया था, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। और दूसरा होता है हमारा डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि डिस्टिंग्विश पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हो, ओके। अब आते हैं स्टूडेंट हम दिस वन वेरिएशन इन डिमांड में। सेम करना है आपको। व्हेनेवर, यहाँ पे क्या होता है देखो, व्हेनेवर योर डिमांड चेंजेस, थोड़ा सा उल्टा है स्टूडेंट, योर डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ, योर डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ, यहाँ पे क्या था, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या होगा आपका, बिकॉज ऑफ प्राइस, हियर बिकॉज ऑफ प्राइस। एंड स्टूडेंट्स आपका जो अदर फैक्टर्स जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे मेरा जो डिमांड चेंज हो रहा है, मेरी जो डिमांड चेंज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से हो रही है, अदर फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रही है। मतलब सपोज ये पेन का, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस पेन, ठीक है। अगर मैंने इस पेन की डिमांड जो है वो चेंज कर दी है जस्ट बिकॉज इस पेन का प्राइस बढ़ गया है। आई एम नॉट बॉदर अबाउट द टेस्ट, जैसे कि मुझे ये बहुत पसंद है ये पेन, लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही ये पेन का प्राइस बढ़ गया तो मैंने मेरी डिमांड शिफ्ट कर दी फ्लेक्सी 5 को 5 रुपीज में, ठीक है। तो मैंने सिर्फ प्राइस को कंसिडर किया। लेकिन अगर मैं कंसर्न होती कि भाई ये क्वालिटी मुझे अच्छी देती है, ये राइटिंग मुझे अच्छी देती है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी 5, तो प्राइस बढ़ता भी तो भी मैं उसको डिमांड को शिफ्ट नहीं करती। सो व्हेनेवर वी आर चेंजिंग डिमांड स्टूडेंट बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, वी आर नॉट बॉदर अबाउट अदर फैक्टर। सो दिस विल कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड स्टूडेंट। जस्ट लाइक हमारा चेंजेस इन डिमांड में क्या होता है, दो चीजें होती है, दो केसेस होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली स्टूडेंट वेरिएशन इन डिमांड में भी हमारे दो केसेस होंगे। एक होगा हमारा एक्सपांशन ऑफ डिमांड, व्हाट, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एंड नेक्स्ट होगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अगेन अगर आपको डिस्टिंग्विश पूछता है, ठीक है, इंक्रीज एंड डिक्रीज में, तो इकोनॉमिक्स में जो डिस्टिंग्विश होता है वो 2 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। सो फॉर दैट एटलीस्ट यू शुड राइट 3 पॉइंट्स। सो इंक्रीज एंड डिक्रीज में आपको लिखना है मीनिंग पहला स्टूडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आप मीनिंग लिख लोगे एंड जो सेकंड पॉइंट होगा आपका, मीनिंग कंपलसरी है क्योंकि बोर्ड ने बोला अगर आपने 10 पॉइंट लिख लिए हैं लेकिन मीनिंग नहीं लिखा है तो आपके जो 1 मार्क्स होंगे वो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट विल बी योर मीनिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, हम डायग्राम बनाएंगे, और जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा स्टूडेंट, हम वो डिमांड का स्लोप बता देंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर आप लोग लिखोगे
तो आपके लिए इजी रहेगा। तो अगेन अब बात करते हैं हम लोग मीनिंग की। सो स्टूडेंट, इंक्रीज इन डिमांड अभी मैंने बोला कि ये कौन से केसेस में हो रहा है, सी ये चेंजेस में हो रहा है, चेंजेस इन डिमांड में हो रहा है। सो इंक्रीज मीन योर डिमांड इज इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। अदर फैक्टर वी कैन से, यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिखती हूँ फेवरेबल। ऑब्वियसली स्टूडेंट, अदर फैक्टर्स में पॉजिटिव या फेवरेबल चेंजेस आएंगे तो ही आपकी डिमांड बढ़ेगी। और जो आपका प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। सो हम क्या लिखेंगे, व्हेनेवर देयर इज अ राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। फेवरेबल चेंजेस हमारा क्या हो सकता है, रिडक्शन इन द टैक्सेशन हो सकता है, रिलैक्सेशन इन द गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें। प्राइस हमारा कांस्टेंट रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली अगर हम डिक्रीज की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, फॉल इन डिमांड, ठीक है, ड्यू टू अनफेवरेबल, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिखती हूँ, अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। अगेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो होगा हमारा ये मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक मिनट, अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, डायग्राम। सो फॉर डायग्राम आप लोग सी दिस वन, इंक्रीज इन डिमांड के लिए आपका जो, यू जस्ट इग्नोर दिस पोर्शन, you have to draw this and this, so that will be your increase in demand, and for decrease in demand you have to ignore this portion, so that will be your original demand curve and the demand will shift toward the left। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, दैट इज डायग्राम। एंड नेक्स्ट मैंने क्या बोला था कि आपको डिमांड कर्व का स्लोप बताना है। तो डिमांड कर्व स्लोप में देखो, हमने लिखा था ना, अभी इसी में लिखा था, डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व क्या, हम कैसे लिखेंगे, शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिनल डिमांड कर्व, और इंक्रीज में लिखेंगे हम लोग इट शिफ्ट टूवर्ड द राइट फ्रॉम द ओरिजिनल डिमांड कर्व। तो इस तरीके से आपके जो 3 मार्क्स हो जाएंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ अब मैं आ रही हूँ, देखो यहाँ पे हमारा डिस्टिंग्विश भी कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, साइड बाय साइड हम लोग डिस्टिंग्विश भी करते जाएंगे। सेम स्टूडेंट, इफ in examination distinguish comes expansion of demand and contraction of demand, don't get confused, sometimes student they may ask you expansion of demand and decrease in demand, तो आप लोग क्या करते हो, expansion contraction लिख कर आते हो, एक्सपांशन एंड डिक्रीज नहीं लिखते हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कभी कभी वो ऑड वाला पेयर भी दे देते हैं, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड दिस वन सी, एक्सपांशन में अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इट हैपेंस विद इन वेरिएशन इन डिमांड। सो वेरिएशन में हमने क्या बोला था, हमारी डिमांड चेंज होगी बिकॉज ऑफ प्राइस, मीन्स प्राइस अगर कम ज्यादा हो रहा है तो ही हमारी डिमांड चेंज होगी। वी आर नॉट बॉदर अबाउट दी अदर फैक्टर। सो इन एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्या होगा, आवर डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस। एज पर लॉ ऑफ डिमांड वी ऑल नो दैट हमारी डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस क्या होगी, कम होगी। एज अ रैशनल कंज्यूमर वी विल डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच आर हैविंग लो प्राइस, ठीक है। और अदर फैक्टर जो रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो दिस इज आवर शॉर्ट कोड। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या लिखोगे आप, आपकी डिमांड कम है, डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपांशन, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान से देखो ये डायग्राम, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डायग्राम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमने क्या लिखा था, एक्सपांशन ऑफ डिमांड कब होगा, जब हमारी प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगा। तो ये वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, सी हमारी प्राइस देखो कम हो रही है, दैट इज P से P1 को फॉल हो रही है, और हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जा रही है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट हमारा जो आंसर हुआ वो एक्सपांशन ऑफ डिमांड हुआ, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। देन सेकेंड डायग्राम बी में देखोगे, प्राइस देखो बढ़ रहा है, इट गो अपवर्ड, दैट इज फ्रॉम P से P2, और ये क्या हो गया, ये कम हो गया हमारा Q से Q2, दैट इज वाई हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग। सो अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछता है तो क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड other factors remaining constant is called expansion of demand. Similarly student, in contraction of demand you will write fall in demand of a commodity due to
rising price of a commodity and other factors remain constant. Other factors mean taste, habit, preference, price of substitute goods, complementary goods, etc. ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी etc. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका मीनिंग का. नेक्स्ट आ गया डायग्राम. सो डायग्राम हियर इट इज. एक्सपांशन में आप ये वाला डायग्राम बनाओगे और कॉन्ट्रैक्शन में आप ये वाला डायग्राम बनाओगे. ठीक है, ये हो गया. एंड नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, डिमांड कर्व स्लोप. तो डिमांड कर्व स्लोप अगर आप देखोगे तो शायद से नेक्स्ट पूछा ही है. देखो हाँ, दोनों में पूछा हुआ है. इन डायग्राम ए क्या है हमारा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड है. डायग्राम ए में आप एरो देखोगे, अगर मैं जूम करती हूँ तो ये डाउनवर्ड है अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व. ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और फिर डायग्राम बी दैट इज इन कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, देखो अपवर्ड है. दिख रहा है आपको, डिमांड कर्व जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ है. तो यहाँ पे जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला आप लोगों को, डिमांड कर्व स्लोप, तो आप एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्या लिखोगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या लिखोगे, अपवर्ड डायरेक्शन. सो इन दिस वे स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम एंड टेबल आपका डिस्टिंग्विश भी कंप्लीट हो गया. और आप लोग याद रखना, इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सपांशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों में से कोई ना कोई एक डिस्टिंग्विश आएगा फॉर श्योर. ठीक है, होप यू ऑल आर गेटिंग. नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स फोर्थ वाला. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ डायग्राम. अगेन इट्स वेरी सिंपल. This question is from types of elasticity of demand. We have total 5 types of elasticity of demand. 4 they have given. ठीक है, तो just see the diagram. First one carefully, second, then third one and fourth one. ठीक है, तो ये चारों types of elasticity of demand के डायग्राम है. हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, identify the types of price elasticity of demand from the above diagram. 2 marks. हमें आइडेंटिफाई करना है. सो आइडेंटिफाई करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. पहला जो है, अगर आप ध्यान दोगे, हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी किया था, पहला जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है. स्टूडेंट क्यों इनइलास्टिक है, क्योंकि से ये डिमांड दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है. प्राइस कम हो ज्यादा हो, आपकी जो डिमांड है वो एज इट इज है, तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगा. सो आई हैव रिटन सी परफेक्टली इनइलास्टिक. देन अगेन डायग्राम बी में जो होगा स्टूडेंट, वो होगा परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो बढ़ भी सकती है और वो कम भी हो सकती है. सो दैट इज व्हाई इट इज परफेक्टली इलास्टिक. तो सेकेंड जो है वो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस ना, राइट फुल लाइक परफेक्टली इनइलास्टिक लिख दिया, आगे डिमांड नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा. लाइकवाइज परफेक्टली इलास्टिक है तो आपको डिमांड भी लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड वन. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जितना ही प्राइस में गैप है, दिस इज द गैप, उतना ही क्वांटिटी में है, तो ये होगा हमारा यूनिटरी इलास्टिक. जितने से प्राइस कम होता है उतने से ही हमारा जो डिमांड है वो कम होता है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर मेरा प्राइस कितना 5%, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो प्राइस है स्टूडेंट कम हो रहा है, तो अगर मेरा प्राइस 5% से फॉल होता है तो मेरी जो डिमांड है वो 5% से ही उतनी बढ़ेगी. ठीक है, सो इक्वल है, तो इसीलिए ये जो आंसर होगा हमारा स्टूडेंट वो होगा यूनिटरी इलास्टिक. सी थर्ड वाला जो है हमारा यूनिटरी इलास्टिक है. नेक्स्ट अगर आप जाओगे डी वाला, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइस का जो प्रपोर्शन है वो इतना सा है, इतना, लेकिन जो डिमांड का प्रपोर्शन है वो ज्यादा है. इट मीन्स अगर यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है, इफ मेरी प्राइस 25% से कम होती है तो मेरी जो डिमांड होगी वो मोर देन 25%, दैट इज से लेट्स टेक द एग्जांपल 75% से वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, थ्राइस. ठीक है, 3 times ग्रेटर देन द प्राइस. सो हियर यू कैन सी प्राइस कितना कम हुआ है P से P1, बट सी द गैप ऑफ Q से Q2 का, ये क्या है, ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है. तो ये 50 और ये 100 भी ले सकते हो आप लोग. सो हियर रिलेटिवली इलास्टिक होगा, बिकॉज हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं. देखो रिलेटिवली इलास्टिक हो गया स्टूडेंट. अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्लोप करना है हमें, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन द अबव डायग्राम. हमें ऊपर वाले डायग्राम में डिमांड कर्व का स्लोप देखना है एक एक करके. तो यहाँ पे देखोगे जो डिमांड कर्व है दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल.
ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है. सो इन डायग्राम ए द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, वाई एक्सिस. एंड हमारा जो बी है उसमें जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और यहाँ पे डिमांड कर्व देखोगे आप वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बिकॉज ऑफ दिस सी, ये ठीक है, दिस पोर्शन, सी दिस पोर्शन. एंड यहाँ पे आप देखोगे ये फ्लैटर स्टूडेंट, फ्लैटर मीन्स थोड़ा सा अगर ये ऐसा होता है तो इट विल बी लाइक ये सो जाएगा. ठीक है, तो फ्लैटर ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. सी फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, देन अगेन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन है ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड लास्ट वन है हमारा फ्लैटर. स्टीपर नहीं है, स्टीपर नहीं, स्टीपर में उल्टा होगा. स्टीपर में आपका प्राइस का प्रपोर्शन ज्यादा होगा एंड दैट विल बी इन रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड स्टूडेंट. दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक, सो डोंट गेट कंफ्यूज एंड इट इज माय एडवाइस टू यू ऑल, जस्ट memorize the question types of price elasticity of demand. It is very 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 important from objectives as well as from long answer point of view. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला. मैंने बोला ना आप लोगों को मैं पेन पेपर पे बताऊंगी, तो पहले हम लोग ये वाला कंप्लीट कर ले, तो मैं मोबाइल फोन साइड में कर दूंगी. तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट. चलो नेक्स्ट वाला 6th वाला क्या रहेगा, देखो ये वाला हमने ड्रॉ किया था डायग्राम. ओके, सी दिस डायग्राम वी हैव ऑलरेडी ड्रॉ. तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चन. क्या बोला है, मेंशन द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम प्राइस. पॉइंट एंड प्राइस बोला है स्टूडेंट. सो मैं आपको बता दूं इक्विलिब्रियम पॉइंट जो रहेगा वो आपका ई रहेगा, जैसे कि हमारे ये वाले में देखो ये ई था, और अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस पहुंचा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा. सो हियर इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो गया हमारा 300. तो शायद से मैंने लिखा यस, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ई एंड द प्राइस इज 300. यस, वी हैव गॉट 2 मार्क्स. नाउ रिमेनिंग 2 मार्क्स. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस विद द हेल्प ऑफ अबव डायग्राम. कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पॉइंटर्स में लिखना है. चलो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, हाउ टू राइट दिस. ज्यादा नहीं करना है, 4 मार्क्स के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा था. आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, देखो आपको सिंपली लिखना है एक्स रिप्रेजेंट. आपका एक्स रिप्रेजेंट पे क्या दिखा रहे हैं हम, क्वांटिटी डिमांड शो कर रहे हैं. आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट. देखो आपको क्या लिखना है, देखो ये यहाँ रहा, एक्स पे क्या लिखा है, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई शो हुआ है. देखो एक्स पे हमने क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई शो किया है हियर, एंड देन वाई पे हमने क्या शो किया है, प्राइस शो किया है. ये हो गया हमारा एक पॉइंट. नेक्स्ट मैंने लिखा है, देखो ये 2 हो गया. देन डी डी सेम, डी डी इज द डिमांड कर्व, ये दिखाना है हमें, और एस एस इज द सप्लाई कर्व, ये मैंने लिख दिया है. एंड देन इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, कौन से पॉइंट पे हो रहा है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई. ठीक है, ये एट पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बस. और अगर आपको प्राइस लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या है 300 है. दैट्स इट. सो अगेन क्या करना है हमें, एक्स पे क्या शो कर रहे हैं वो लिखना है, वाई पे क्या शो कर रहे हैं वो लिखना है, एंड देन डी डी जो है डिमांड कर्व है, 3rd पॉइंट वो हो जाएगा, एस एस सप्लाई कर्व 4th पॉइंट वो हो जाएगा, और ये जो है डी डी और एस एस इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ई. और थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करना है आपको तो आप लिख सकते हो अबव दिस पॉइंट दैट इज पॉइंट ई, SS is greater than demand, supply is greater than demand, and below this point demand is greater than supply. So E is the point, that is equilibrium point where demand is equals to supply. Extra अगर आपको explanation लिखना होगा then. So moving toward the next question and last question, second last 5th वाला बाकी है हमारा. ये डायग्राम दिया हुआ है, बहुत सिंपल है. Yes. ये वैसे तो पोर्शन में नहीं है पर फिर भी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, बहुत बड़ी बात नहीं है. ए हमें पूछा है, पहले देख लो क्वेश्चन. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज रियल फ्लो विद द हेल्प ऑफ अबव डायग्राम. हमें रियल फ्लो बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम स्टूडेंट. पहले आपको ये आउटर सर्कल में जाना है. देखो बहुत सिंपल है, ये कैसे ड्रॉ किया है, इकोनॉमी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म. ठीक है, पहली चीज. दूसरी ये बोला है कि जो भी फर्म रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर. फर्म्स जो है उनको वो प्रोड्यूस करने के लिए उनको ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी. सो दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म. यही बोला हुआ है. देखो ये अपर सर्कल दिख रहा है आपको, दैट पिंक वाला,
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये कौन किसको देता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड फर्म, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है फर्म, और वो किसको जाता है? हाउस होल्ड को। सो ये आपका फर्स्ट सर्कल कंप्लीट होता है। फिर देखो नेक्स्ट वाला इनर सर्कल देखोगे आप। सो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल मिला हुआ, इसके रिटर्न में फर्म जो होता है वो हाउस होल्ड को देता है फैक्टर इनकम। लैंड का फैक्टर इनकम है रेंट, लेबर का है वेजेस, कैपिटल का है इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर का है प्रॉफिट। सो सिंपली अगर हाउस होल्ड लैंड देता है तो इन रिटर्न फर्म उनको क्या देगा? रेंट देगा। लेबर देता है तो फर्म विल गिव इन रिटर्न वेजेस, लाइकवाइज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हमें क्या बोला है? फैक्टर क्वेश्चन में क्या पूछा है? रियल फ्लो बताना है हमें, ए वाला। तो ए में देखो मैंने लिखा हुआ है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फ्लो फ्रॉम फर्म, ठीक है, जो मैंने बताया। फिर फर्म यूज करता है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड, एंड अगेन फिर ये जो सर्विसेज होती है फ्लो बैक फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। ये इधर गया, गुड्स एंड सर्विसेज चली जाती है हाउस होल्ड को, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कंसेप्ट ऑफ मनी फ्लो, मतलब कि जो हमारा अपर सर्कल स्टूडेंट वो प्रोडक्ट फ्लो है, दैट इज रियल फ्लो है, और जो इनर सर्कल है वो जो है हमारा वो मनी फ्लो है। नथिंग इज डिफिकल्ट। यहाँ पे क्या बोला देखो, मनी फ्लो में मनी फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, अभी मैंने बताया फर्म जो होता है रिटर्न में इनको फैक्टर इनकम देता है, तो ये मनी हो गया। फैक्टर पेमेंट सच एज प्रॉफिट, हाउस होल्ड यूज दिस इनकम, देन अगेन टू परचेज, फिर अपनी जो इनकम होती है यही इनकम जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस करने, फर्म परचेज करने के लिए क्या करती है? फर्म को देती है। देखो use this income, household use this income to purchase goods and services produced by the firm, then again जो money होता है flow from the firm to the household and then again from household back to the firm। तो ये यही हो रहा है। पहले वाले उसमें प्रोडक्ट फ्लो में हाउस होल्ड से फर्म को जाता है, रिटर्न में फर्म हाउस होल्ड को दे देता है। फिर नेक्स्ट वाले में अगेन ये फर्म से हाउस होल्ड को जाता है, देन हाउस होल्ड को रिटर्न कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड योर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सिलेबस में तो आप लोगों के ये नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था तो मैंने ये कंप्लीट करवा लिया। नाउ जो नेक्स्ट है स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन मुझे आप लोगों को सॉल्व करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में है। तो ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट पहले से ही डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। नाउ आई विल रिमूव माय मोबाइल फोन फ्रॉम हियर। See, this was the diagram, x-axis, y-axis, A, B, D, C, E, ठीक है, these are the points. This method is called point or geometric method. Yes, here we will try to find out the types of elasticity of demand at each point student. Question क्या दिया देखो, which method of measuring elasticity is used in above diagram? इस diagram में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा मेथड यूज हुआ है। सो अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा मेथड यूज हुआ है, पॉइंट, क्योंकि देखो पॉइंट है ना, CEDBA पॉइंट, और इसका एक और भी नाम है जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, मेंशन टाइप ऑफ इलास्टिसिटी एट पॉइंट C। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हमें इस पॉइंट पे पूछा गया है, तो मुझे तो आंसर पता है, ये कैसे है मैं आपको बताती हूँ। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक कैसे, इस नेक्स्ट क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। सी, टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एट ईच पॉइंट देयर इज अ फॉर्मूला, आप लोगों को पता होगा। सो आई एम गोना राइट दिस फॉर्मूला। सो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी विल ट्राई टू आंसर द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, दैट इज C1। क्या बोला है, फाइंड आउट द इलास्टिसिटी एट पॉइंट D, हियर इट इज C, दिख रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो देखो ये 90 डिग्री एंगल है, तो अगर मैं कर दूंगी तो ये 45 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द शॉर्टकट, बट देन टू वी विल ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। हमें इलास्टिसिटी एट पॉइंट D फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं स्टूडेंट, तो उसका फॉर्मूला है, पहले मैं लिखती हूं, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व below the point
lower segment of the demand curve below the point upon upper segment of demand curve above the point। बताती हूँ मैं क्या है ये एग्जैक्टली। हमारा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, शॉर्ट में अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी तो होगा ED इज इक्वल टू L अपॉन U। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें पूछा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट डी। फॉर्मूला क्या था, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द पॉइंट। सो जो लोअर सेगमेंट होगा मेरा ये होगा DE, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, चलो पहले लिख दे हम लोग एट पॉइंट डी। तो मैंने क्या बोला, ये क्या हो जाएगा हमारा DE और ED, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे DE लिख दे रही हूँ। और देन फिर फॉर्मूला क्या है हमारा, अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव द पॉइंट। तो इसका अपर सेगमेंट क्या हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट, दैट इज AD। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने AD, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अगर सपोज कि मैं इसका गैप CE DE ये सबका एक है, इतना 1, दिस वन इज 1, दिस वन इज 1, अगेन दिस वन 1 1 का गैप है। तो अगर ये डिवाइड होता है तो मेरा DE कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 2। सो हियर आई विल राइट 2, देन अगेन दिस वन BD एंड AB 1 + 1 कितना हो गया 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया हमारा 1। सो हियर ED इज इक्वल टू 1। सो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने देखा होगा कि ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का। क्या है हमारा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो हियर हमारा जो आंसर क्या आ जाएगा कि एट पॉइंट डी, एट POINT पॉइंट डी क्या आया हमारा, यूनिटरी इलास्टिक। लाइकवाइज स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दूं, एग्जाम में नहीं पूछा है। पॉइंट सी का मैंने कैसे निकाला, सेम अगर हम पॉइंट सी का करेंगे तो देखो लोअर सेगमेंट क्या है हमारा, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट सी का लोअर सेगमेंट आ गया हमारा CE, ठीक है, पॉइंट सी का। और फिर अपर सेगमेंट क्या आ गया हमारा AC, ठीक है। 1 1 है, CE कितना हो गया हमारा 1 और AC कितना हो गया AB प्लस BD प्लस BC, तो ये कितना हो गया हमारा 3। तो 1/3 क्या होता है स्टूडेंट, ऑलवेज लेस देन 1, करेक्ट ना। सो जब भी लेस देन 1 होगा तो हमारा क्या होगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक ना। 5 टाइप पता है ना आपको। ED इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा यूनिटरी होगा, देन ED इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा क्या होगा, इन इलास्टिक। एंड देन ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो फिर क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, याद आ रहा है। एंड देन ED ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिवली इलास्टिक। ये सब मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ रिलेटेड टू। एंड जब हमारा ED लेस देन 1 होगा हमारा तो क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे वही हुआ ना, सी में फाइंड आउट किया तो क्या हमारा, देखो ये लेस देन 1 है तो अभी देखो यहाँ पे लेस देन 1 है तो क्या हुआ, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ओके, नाउ सी, ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखोगे आप क्वेश्चन बैंक में से ये कुछ पैसेज दिया है, पैराग्राफ दिया है, तो ये तो आपके लिए कॉमन है। यू जस्ट हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड यू हैव टू आंसर। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोना कवर दिस, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट, as I have already promised you all that I am going to cover this paragraph, this one, diagram and table. So I have completed. All the best, do well, this much in this video student. See you in the next video. Thank you so much student, thank you and all the best.